अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इम्यूनिटी का ही टॉपिक है, ठीक है? और उसी टॉपिक को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। हमने क्या क्या पढ़ लिया, अगर आपने पहले लेक्चर लिए हुए हैं तो आपको आराम से आगे लेक्चर भी समझ आते जाएंगे, वरना अगर आपने पहले लेक्चर नहीं लिए आपको बिल्कुल नहीं समझेगा। पहले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ी, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ी। अब जो हमारे पास आ गई वो आ गई हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंसेस आ गए। उनमें सब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कौन कौन से रिस्पॉन्सेस होते हैं वो देखे हमने, और कैसे जो फर्स्ट लाइन में ही माइक्रोब्स को रोका जाता है ये देखा। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपने देखा कि किस तरह और माइक्रोब्स जो फर्स्ट लाइन से पास होके आ जाते हैं तो उनको किस तरह रोका जा सकता है। ये जो फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो बेसिकली हमारे पास इनेट डिफेंस है, ठीक है? इनेट मतलब ये हमारे पास नेचुरल होता है, ठीक है? और जब हम तीसरी लाइन ऑफ डिफेंस की बात करते हैं, जो थर्ड लाइन डिफेंस है, वो जो है तब आपके पास सामने आता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो फर्स्ट लाइन भी पास कर लेता है और सेकंड लाइन भी पास कर लेता है और फिर वो थर्ड लाइन की तरफ आ जाता है। तो आज लर्निंग आउटकम्स में जो आप अगर लेक्चर लेंगे तो आपको क्या-क्या पता चलेगा वो मैं आपको बेसिकली बता रही हूँ, ठीक है? सबसे पहले आपको पता चलेगा कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है। इसी में आपको पता चलेगा, इसी टॉपिक में आपको पता चलेगा एंटीजन क्या होता है और हमारे पास एंटीबॉडीज क्या होती हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। हमारे पास तीसरी चीज, हमारे पास ह्यूमरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। फिर इसके साथ हमें पता चलेगा कि जो मोनोसाइट्स हैं उनका थर्ड लाइन में क्या फंक्शन है, और हमारे पास जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इनकी एक्टिविटी क्या होती है, ये किस तरह एक्टिव होते हैं, इनकी एक्टिवेशन। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता चलेगी वो हमें इसकी टाइप्स पता चलेगी कि कौन कौन से हमारे पास इनकी टाइप्स है। तो आज का लेक्चर लेने का मकसद हमने इसको 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, सही है? फिर उसके अंदर जो सब चीज़ें हैं जो टॉपिक में इंक्लूड है वो एंटीजन, एंटीबॉडीज़ है, हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स, या फिर दूसरा लाइन में जब हम आएंगे तो हमारे पास होगी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, और इसमें हम मोनोसाइट्स का रोल डिस्कस करेंगे कि थर्ड लाइन में इसका क्या रोल है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आएगी टी लिम्फोसाइट्स, और टी लिम्फोसाइट्स हमारे लिए कैसे एक्ट करते हैं, और ये आइदर कौन सा रिस्पॉन्स है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है या फिर हमारे पास क्या कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी है। ये हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो हमको सब पता चलेगा कि आइदर इन सब का क्या काम है। सबसे पहले हम चलते हैं है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है? कभी आपने नोटिस किया है, कभी आपको बचपन में, अभी तो आप एफएससी के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, 16 साल की तो कम से कम आपकी उम्र तो होगी, कुछ ऐसा होता है कभी आपको बचपन में खसरा हुई हो या चिकन पॉक्स हुए हो, स्मॉल पॉक्स हुए हो, फिर आप देखते हैं कि वो जो स्मॉल पॉक्स हैं और वो जो चिकन पॉक्स है, अब आप बड़े हो गए, आपको लाइफ में सिर्फ एक दफ़ा होते हैं, सिर्फ एक दफ़ा, उसके बाद नहीं होते हैं। क्यों एक दफ़ा होते हैं? तो हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में उसका आपका उस सवाल का जवाब होता है कि आपको वो बाद में क्यों नहीं होते और बाद में आपको सिम्पटम्स क्यों नहीं नज़र आते, आपकी बॉडी पे वो पोर्स या पॉक्सेस क्यों नहीं बनते, वो दाने क्यों नहीं आते। तो ये आपको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में इसका आंसर मिलेगा, ठीक है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का स्टार्ट करने के लिए उसको मैं डिफाइन करूँगी, ये जो हमारे पास होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, सही है? आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी है होती है, नेचुरल तो बेसिकली नहीं होती है, लेकिन ये एडेप्टिव होती है या इनेट आपकी बर्थ से होती है, और फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी इसको कहते हैं। और ये जो हमारे पास होती है स्पेसिफिक होती है, ये जो है स्पेसिफिक
होती हैं, मतलब इनके जो सेल्स होते हैं वो स्पेसिफिकली अलग अलग बैक्टीरियल सेल्स पे अफेक्ट करते हैं, अलग अलग दूसरे सेल्स पे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहले मैं बताती हूँ एंटीजन क्या होता है। एंटीजेंस हमारे पास एंटीबॉडी, एंटी आप के बाद एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस जो हमारे पास एंटीबॉडी रिलीज करे, ऐसे सब्सटेंस को हम एंटीजन कहते हैं। ये जो एंटीजन्स होते हैं ये बेसिकली मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं। मतलब अगर ये एंटीजन्स आपको कहीं मौजूद नजर आए या किसी सेल्स को नजर आए तो वो जो है अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा। ये ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है, फॉरेन बॉडीज होती है, फॉरेन बॉडीज, मतलब ये किसी भी बैक्टीरिया का पार्ट हो सकता है या कोई और पार्ट हो सकता है। कभी कभी आपके अपने सेल्स का भी पार्ट होता है। ये अगर ये आपके सेल के पार्ट को एंटीजन कंसिडर करता है तो आपको एक डिसीज होती है ऑटो इम्यूनो डिसीज। ऑटो इम्यूनो डिसीज में आपके पास जो आपका ये एंटीजन होता है वो आपको इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ हरकत करता है, यानी आपके सेल्स के अपने एंटीजन्स के खिलाफ हरकत करता है। ठीक है, फिर हमारे पास आगे एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज हमारे पास क्या होती हैं, एंटीबॉडीज हमारे पास वाई शेप स्ट्रक्चर की प्रोटीन होती है और बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के ही आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में ही हमारे पास एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन आ जाती है। तो एंटीबॉडीज बेसिकली वाई शेप स्ट्रक्चर है और ये क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है। किसको न्यूट्रलाइज करती है, मतलब एंटीजन को ख़त्म करती है जो कि सेल अपनी सरफेस पे रिप्रेजेंट करता है, जो कि सेल अपने बाहर रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ इंटरेक्ट करके एंटीजन को ख़त्म करती है। वो एंटीजन जो नहीं है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई बैक्टीरिया है उसकी सरफेस पे होगा, आपकी सेल की सरफेस पे होगा। हमने पहले पढ़ा मैक्रोफेजेस जो है एंटीजन ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब बातें हमने पढ़ी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है। ये जो इम्यूनिटी आपके पास सेल से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इसके लिए आपको केमिकल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है क्या, फेगोसाइटिक सेल्स को, जो कि फेगोसाइटोसिस करते हैं सेल, और फिर और इनिशिएट करती है लिम्फोसाइट्स को मतलब लिम्फोसाइट भी एक हमारे पास टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं। लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, साइटोकाइंस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करती है, आपके जो दूसरे सेल्स हैं उनको डिवाइड करती है, उनको एक्टिव करती है कि आए और ये सेल है और ये काम करना है आपने, ये बैक्टीरिया सेल है और ये आपने उसको डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारे पास आए ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी में आपके पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं और आपके पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं और एंटी माइक्रोबियल। तो आपको मैं वापस बताती हूँ कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास क्या होता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास स्पेसिफिक होती है, इसको हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा डिस्क्राइब एडेप्टिव इम्यूनिटी, आप सबसे पहले लिख लेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जो भी आपके पास बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स उसमें आ जाते हैं। उसको हम बेसिकली डिवाइड करते हैं टू क्लासेस में। हम लोगों ने सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी स्टार्ट की। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो सेल है वो दूसरे सेल्स को इनिशिएट करता है, दूसरे सेल को क्या करता है, मैसेज करता है कि भाई आओ तुम एक्टिव हो और यहाँ पे बैक्टीरिया है उसको ख़त्म करो, या इधर कोई वायरस है या कोई ऐसा पैथोजन है जो फंगल इन्फेक्शन है जो हमें ख़त्म करना है। वो दूसरे मतलब फेगोसाइटिक सेल्स भी हो सकते हैं, फेगोसाइटिक सेल्स मतलब मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स भी हो सकते हैं, और फिर हमारे पास लिम्फोसाइट्स भी हो सकते हैं, लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं, और फिर हमारे पास साइटोटॉक्सिन्स की इंक्रीज भी करते हैं और साइटोटॉक्सिन की रिलीज भी वो स्टार्ट करता है। फिर हमारे पास आया ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जिसमें हमारे पास
प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा सेल्स कुछ सर्टेन केमिकल्स रिलीज करते हैं और उससे हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है, उससे हमारी बॉडी को मुदाफ़त मिलती है, उससे हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड लग रहती है। किससे? हार्मफुल एंटीजन से और पैथोजन से। ठीक है, हमने बात की प्रोटीन्स की, एंटीबॉडीज़ की, एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स वगैरह की, ये सारी बातें हमने कर ली। एंटीबॉडीज़ वापस डिस्क्राइब करते हैं। एंटीबॉडीज़ वाई शेप स्ट्रक्चर्स की प्रोटीन होती है जो न्यूट्रलाइज करती है किन को? एंटीजन्स को। एंटीजन जो सरफेस के ऊपर एक्सपोज्ड होते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास एंटीजन आ गया। एंटीजन हमारे पास एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस होते हैं, जो है ये एंटीबॉडीज को अट्रैक्ट करती है कि आए इन पर अफेक्ट करे। और ये जो है ज़्यादातर फॉरेन पार्टिकल्स की पार्ट्स होते हैं, लेकिन समटाइम्स ये हमारे पास क्या होते हैं, और अपने सेल के भी पार्ट होते हैं। अगर आपके अपने सेल के पार्ट्स ही आपके इम्यून रिस्पॉन्स उसके खिलाफ एक्ट करने लगे तो ऐसी डिसीज़ को हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यूनर डिसीज़। ये हमारे पास सब कुछ आ गया थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब हम आगे डिस्कस करेंगे रोल ऑफ मोनोसाइट्स इन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। मोनोसाइट्स आप पहले भी वर्ड सुन चुके हैं, अगर आपने पहले लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो मोनोसाइट्स हमारे पास बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? लार्ज फेगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास बोन मैरो में होते हैं, फिर ब्लड में आ जाते हैं। ब्लड में वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में और डिफरेंट चीज़ों में। तो ये हमारे पास इंटरस्टिशियल टिश्यूज में होते हैं, लिवर्स वगैरह में होते हैं। ये आप पहले ही सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़ चुके हैं कि जो मोनोसाइट्स हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है। बेसिकली अगर हम बात की जाए इनकी थर्ड लाइन में भी इनकी बहुत ज़्यादा रोल है। एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये मतलब दो टाइप के सेल्स हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं, डेंड्राइटिक सेल और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या कहते हैं? मैक्रोफेजेस। अब डेंड्राइटिक सेल्स की बात करते हैं कि डेंड्राइटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? डेंड्राइटिक सेल्स जो हैं अपनी मैक्रोफेजेस जैसे ही, ये मोनोसाइट जैसे ही किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर को एनगल्फ करता है, मतलब बैक्टीरिया को खाता है, फेगोसाइटोसिस करता है। ठीक है, उसके बाद वो उसके जो एंटीजन है, जो बैक्टीरिया के एंटीजन है, उसको अपने सरफेस पे एक्सपोज कर देता है। क्या करता है? अपने सरफेस पर एक्सपोज कर देता है। क्या, किसको एक्सपोज करता है? उस एंटीजन को जो वो बैक्टीरिया के पास होता है। और फिर उस एंटीजन से क्या होता है? उस एंटीजन से हमारे पास और सेल्स आते हैं और उस पर अटैक करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। वो बेसिकली लिम्फोसाइट्स भी हो सकते हैं और इसके अपने दूसरे मोनोसाइट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम मैक्रोफेजेस की बात करें तो मैक्रोफेजेस एक और भी इम्यून सिस्टम में काम करता है थर्ड लाइन ऑफ इम्यूनिटी की, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में, कि ये हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं और फेगोसाइटोसिस करते हैं। क्या? फेगोसाइटोसिस मतलब सेलुलर ईटिंग करते हैं, बैक्टीरिया को खा जाते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। इस तरह वो इन्फेक्शन भी रोक लेते हैं और आगे मतलब और वो जो कॉम्प्लिकेशन हमारे पास उस बैक्टीरिया से हो सकती थी उसको प्रिवेंट कर लेते हैं, उसको रोक लेते हैं। ठीक है, वापस मैं डिस्कस करती हूँ कि हमारे पास रोल ऑफ मोनोसाइट्स क्या है। मोनोसाइट्स हमारे पास पहले भी हम डिस्कस कर सके, इनेट इम्यूनिटी में हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में था। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने क्या बोला? सेकेंड लाइन ऑफ हमने डिफेंस में बोला कि मोनोसाइट्स होते हैं। जो मोनोसाइट्स होते हैं वो फेगोसाइटोसिस करते हैं और फेगोसाइटोसिस से दूसरे केमिकल्स वगैरह को खाते हैं, मतलब दूसरे फॉरेन एंटीजन्स वगैरह को खाते हैं और फिर उनको खा के उनका जो एंटीजन है उनको सरफेस पे एक्सपोज कर देते हैं। इस वजह से इनको दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया। डेंड्राइटिक सेल में हमने उनको डिवाइड किया और मैक्रोफेजेस में डिवाइड किया। डेंड्राइटिक सेल्स कौन से सेल्स? डेंड्राइटिक सेल्स वो सेल्स जो हमारे पास क्या कहते हैं? मोनोसाइट्स होते हैं और एंटीजन को अपने सरफेस पे एक्सपोज करते हैं और इस तरह वो दूसरे सेल्स को भी रिक्रूट करते हैं, दूसरे सेल्स को भी बोलते हैं कि आओ और ये एक्टिविटी परफॉर्म करो, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये है। फिर दूसरे सेल्स इस पर अफेक्ट करते हैं, इस मैक्रोफेजेस पे, और उस सेल्स को, उस फॉरेन एंटीजन को फुल तबाह कर देते हैं। और फिर ये फेगोसाइटोसिस भी करते हैं मैक्रोफेजेस, इस वजह से इनको मैक्रोफेजेस नाम दिया कि मतलब ये बड़े होते हैं और इस बड़े भी होते हैं और फिर उनको खा भी लेते हैं एंटीजन्स को, और फिर इस वजह से ये हमें इनको मैक्रोफेजेस भी नाम दे दिए कि ये फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी करते हैं, मतलब सेलुलर ईटिंग करते हैं, सेल्स के खाने का अमल करते हैं। ये हमारे पास आगे रोल ऑफ मोनोसाइट्स। ये यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ लिया, ह्यूमरल इम्यूनिटी पढ़ ली, हम लोगों ने पढ़ ली सेल इम्यूनिटी। फिर अब हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने मोनोसाइट्स का रोल डिस्कस कर लिया और अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं क्या होते हैं टी लिम्फोसाइट।
अच्छा, टी लिम्फोसाइट्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं। टी लिम्फोसाइट्स हमारे पास कौन से लिम्फोसाइट्स है, यहाँ पे आप देखें स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, फिर टाइप्स में हमने देखा साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी सेल्स। तो ये सब हमारे पास आ गया। आपके पास एक डायग्राम है, ये मैंने बुक से ही निकाली है, अभी बुक में भी यही डायग्राम आपके पास मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले मैं तो आपको बताती हूँ टी सेल्स क्या होते हैं। सेल्स टी सेल्स क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है और वो कहाँ यूज होते हैं। टी सेल्स बेसिकली हमारे पास लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट मतलब ये लिम्फ में होते हैं। लिम्फ क्या है हमारे पास, बॉडी फ्लूइड। और बॉडी फ्लूइड क्या है, वही टिश्यूज के दरमियान जो हमारे पास स्पेसेस में जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं लिम्फ। और लिम्फ के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। तो ये हमारे पास दो किस्म के लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। सही है, और इनका जो नहीं है, ये बेसिकली किसकी टाइप होती हैं, WBCs की टाइप होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स की टाइप होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हम जैसे पहले ही बता चुके हैं इम्यूनिटी में काम करते हैं। न्यूट्रोफिल्स हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स की टाइप होती है। मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है। इसी तरह लिम्फोसाइट्स भी हमारे पास एक वाइट ब्लड सेल्स की ही टाइप है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है, ऐसे कौन से वाइट ब्लड सेल्स है जिनको हम टी लिम्फोसाइट कहेंगे, क्यों उनको टी लिम्फोसाइट कहते हैं, ये जो ये दूसरे बी लिम्फोसाइट से कैसे डिफर करते हैं और मैक्रोफेजेस से किस तरह डिफर करते हैं। आपको अगर मैं बताऊं कि जो टी सेल्स होते हैं ये थाइमस ग्लैंड में बनते हैं। सही है, और थाइमस ग्लैंड में किस सेल से बनते हैं, साइट से। ठीक है, थाइमस साइट से हमारे पास ये बनते हैं। और थाइमस साइट से हमारे पास किस तरह बनते हैं कि उन डेवलप होते हैं। थाइमस ग्लैंड बेसिकली आपके पास टॉन्सिल्स में भी बनते हैं। थाइमस ग्लैंड बेसिकली आपके चेस्ट के रीजन में एक ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, मतलब रिलीज करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड करते हैं हमारे पास, रिलीज करते हैं केमिकल्स को, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से ये रिलीज होता है थाइमस, और थाइमसाइट्स फिर बाद में डेवलप होके हमारे पास क्या दे देते हैं, टी लिम्फो। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स इसकी नाम क्यों रखा गया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस के वो कहाँ बनते हैं, थाइमस ग्लैंड में बढ़ते हैं, और टॉन्सिल्स में भी आपके बन सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ तक बात कर ली है टी लिम्फोसाइट्स की। अब जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स, कि किस तरह जो टी सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेशन का आपके पास देखे सेल, और आपको पता चलना चाहिए कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट्स ही शो करते हैं। मतलब अगर हम ये जो है सेल, इनको किसी सेल की ज़रूरत होती है अपनी इम्यूनिटी शो करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं कि टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं और ये सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली डायग्राम है, इसमें डायग्राम में आपको बुक में दी हुई है, और इस डायग्राम के बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इनकी एक्टिवेशन बेसिकली किस तरह होती है और ये किस तरह सेल्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमने बात की टी लिम्फोसाइट्स की। टी लिम्फोसाइट्स हमारे पास क्या होते हैं, थाइमस में प्रोड्यूस होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग इसकी एक्टिवेशन की बात करते हैं, कैसे ये एक्टिवेशन करते हैं। जैसे ही इनको एंटीजन का पता चलता है, सही है, एंटीजन कोई भी सेल के ऊपर एंटीजन, आपको मैंने बोला मैक्रोफेजेस भी अपने ऊपर एंटीजन शो करते हैं, और कभी कभी हमारे पास बैक्टीरिया खुद भी एंटीजन्स प्रोड्यूस करता है। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स इन एंटीजन को एनगल्फ कर लेते हैं। एनगल्फ मतलब इनको खा लेते हैं। ठीक है, और खाने के बाद इनके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स होता है, क्या कहते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स से क्या करते हैं, वो उस एंटीजन को, जो बैक्टीरिया को वो अंदर लेते हैं या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको अंदर लेते हैं, उसका एंटीजन, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस को ऑन द सरफेस एक्सपोज कर देते हैं। क्या करते हैं, सरफेस पे ला देते हैं। सही है, और इस तरह वो क्या बन जाते हैं, APCS यहाँ पे आपने बुक में लिखा होगा, इस तरह वो बन जाते हैं एंटी बॉडी जनरेटिंग
सब्सटेंसेस। ठीक है, इस तरह वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंसेस बन जाती हैं। तो ये एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंसेस या एंटीबॉडी जनरेटिंग सेल्स बन जाते हैं, रिप्रेजेंटिंग सेल्स बन जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स बन जाते हैं। और एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल से तो ये एंटीजन जैसे वो एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स बन जाते हैं, तो फिर हेल्पर टी सेल्स क्या होते हैं, हेल्पर टी सेल्स। अभी हमने पहले दूसरे सेल्स की बात की, इसके बाद हेल्पर टी सेल्स जिनके पास रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, हेल्पर टी सेल्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं। उनको हम कहते हैं क्या, कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं। टी सेल्स रिसेप्टर्स वो क्या करते हैं, इस किसके साथ, एंटीजन सेल के साथ अटैच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। जब वो इनके साथ अटैच होते हैं तो फिर क्या होता है, इनके साथ जैसी अटैचमेंट होती है तो वो क्या कहते हैं, साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी बेसिकली अगर आपसे बात की जाए कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनता है, मतलब एंटीजन जो है उनको रिप्रेजेंट कर दिया जाते हैं। तो हेल्पर टी सेल्स कैसे वहां पहुंच गए, इनको बेसिकली कौन लेकर आता है, इंटरल्यूकिन एक प्रोटीन रिलीज होता है जिसको कहते हैं इंटरल्यूकिन 1। ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 जो है हेल्पर टी सेल्स को कहता है कि आओ और इस पोजीशन पे ज्वाइन हो जाए। यहाँ पे देखें हेल्पर, ये देखें हेल्पर टी सेल्स के पास रिसेप्टर्स हैं और इसने किसी एंटीजन MHS कॉम्प्लेक्स यानी एंटीजन रिप्रेजेंटिंग बॉडी, एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स के साथ उसने अटैचमेंट स्टार्ट की और ये हमारे पास रिसेप्टर ने एक बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे कह सकते हैं कि एंटीजन सेल्स ने अटैचमेंट स्टार्ट कर दी। ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 बेसिकली आपके पास रिलीज होता है। जैसे ही इंटरल्यूकिन 1 रिलीज होता है, ये दूसरा सॉर्ट ऑफ इंटरल्यूकिन भी रिलीज करता है, इंटरल्यूकिन 2। ठीक है, ये चाहता है कि सेल, जैसे इंटरल्यूकिन 1 रिलीज हुआ, ये इंटरल्यूकिन 1 सेल्स को मैसेज करता है कि इंटरल्यूकिन 2 भी एक्सक्रीट करो। इंटरल्यूकिन 2 से क्या होता है, इंटरल्यूकिन 2 से हमारे पास जो हेल्पर टी सेल्स हैं और बी सेल्स हैं, बी सेल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। बी सेल्स उनकी माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है, वो डिवाइड करना, उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, बोलते हैं कि टी सेल्स और बी सेल्स को इस इन्फेक्टिंग जगह पे ले आए। ठीक है, उनको इन्फेक्टिंग जगह पे ले आते हैं, साइटोटॉक्सिक माइटोसिस हो जाती है और फिर इनके जो हेल्पर किलर टी सेल्स होते हैं या साइटोटॉक्सिन टी सेल्स होते हैं, वो क्या रिलीज करते हैं, साइटोकाइन से क्या होता है, जो सेल होता है वो अपना जो बस्ट कर जाता है और उसका जो एंटीजेंस वगैरह है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरह हमारे पास इसकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। अगेन मैं आपको डिस्कस करके बताती हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास जो है टी लिम्फोसाइट्स किसी भी एंटीजन को, किसी भी एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सब्सटेंस यानी किसी भी मैक्रोफेज को खा लेते हैं और डायरेक्ट बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। फिर उस बैक्टीरिया को अटैक करने के बाद एंटीजन उस पर एक्सपोज कर देते थे सरफेस पे। एंटीजन एक्सपोज करने के साथ साथ वो इंटरल्यूकिन 1 स्क्रीट करते हैं। इंटरल्यूकिन 1 की स्क्रीशन से क्या होते हैं, और ज़्यादा हेल्पर टी सेल्स आते हैं। हेल्पर टी सेल्स उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनके दरमियान कॉम्प्लेक्स बनाते हैं अपने रिसेप्टर्स के ज़रिए, और रिसेप्टर्स के ज़रिए क्या करते हैं, उनको साइटोकाइंस रिलीज करते हैं ताकि उन सेल्स की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए जो कि एंटीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस तरह और भी इंटरल्यूकिन 1 क्या स्टिमुलेट करता है, इंटरल्यूकिन 2 की रिलीज को स्टिमुलेट करता है, इंटरल्यूकिन 2 की रिलीज को आगे बढ़ाता है। इंटरल्यूकिन 2 जब जैसे हमारे पास रिलीज हो जाता है, इंटरल्यूकिन 2 हमारे पास माइटोसिस कॉज करते हैं, किसकी, इसी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की या हमारे पास हेल्पर टी सेल्स की, और भी रिक्रूट करते हैं और भी टी सेल्स और बी सेल्स को कहते हैं कि इस इन्फेक्टेड एरियाज को आओ और इधर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करो। सही है, और फिर वो साइटोकाइंस वगैरह रिलीज करते हैं और ये सब हमारे पास हो जाते हैं। अब हमने क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ टी सेल्स। अब ये टाइप्स ऑफ टी सेल्स पढ़ने हैं, अभी इसके बाद हम टाइप्स ऑफ टी सेल डिस्कस करेंगे।
देखिए हमने जैसे लेक्चर दिया, अभी हमने जैसे लेक्चर को आगे आगे बढ़ाते गए, हम लोगों ने थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ा, हमने उसकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ी, हमने ह्यूमरल इम्यूनिटी पढ़ी, हमने रोल ऑफ मोनोसाइट्स पढ़े, हमने रोल ऑफ टी साइट्स पढ़े, उनकी एक्टिवेशन पढ़ी। अब इस पर हमने आगे क्या करना है कि हमने इसकी टाइप्स डिस्क्राइब करने के, टी लिम्फोसाइट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, टी सेल्स की कौन कौन सी टाइप्स होती है। ठीक है, अगर मैं आपको डिपेंड करूँ इन लोगों को क्लासीफाई किस बेसिस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेल सरफेस मार्कर, किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया है, सेल सरफेस मार्कर की सूरत में उनको डिस्क्राइब किया गया है। दो किस्म की हमारे पास टी सेल्स आ गए, एक हमारे पास CD4 और एक हमारे पास CD8। CD8 4 सेल्स वो सेल्स जिनके सेल सरफेस मार्कर्स CD4 टाइप के हो, और CD8 सेल्स हमारे पास वो सेल्स जिनके सेल सरफेस मार्कर हमारे पास CD8 सेल्स के हो। CD8 सेल्स हमारे पास 8 टाइप के हमारे पास होते हैं, सप्रेसर टी सेल्स, और दूसरा सेल हमारे पास कौन सा आ गया, साइटोटॉक्सिक। तो इस तरह हमारे पास सप्रेसर टी सेल्स भी आ गए और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी हमारे पास आ गए। ये हमारे पास किसकी क्लासिफिकेशन है, CD8 टाइप से। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या होते हैं, हेल्पर टी सेल्स क्या होते हैं, सप्रेसर टी सेल्स क्या होते हैं, और मेमोरी टी सेल्स क्या होते हैं। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ द टी सेल्स है। और ये जो है जब एक्टिवेशन होती है, जब हमारे पास कोई बैक्टीरिया आता है, तो एक जो टी लिम्फोसाइट है इन 4 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और इन 4 सेल्स के जरिए अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करता है, और किस तरह करता है वो मैं भी आपको बताती हूँ। जो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने जैसे पढ़ लिया टी लिम्फोसाइट्स पढ़ लिए और फिर इसकी एक्टिवेशन पढ़ ली। अब हमने जो बात करनी है इसकी टाइप्स पढ़नी है, टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स अब हमारे पास क्या हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट इनका नाम है, हम क्या कहते हैं कि वो किसकी बेसिस पे हमने उनको क्लासीफाई किया, उनको हमने CD4 की बेसिस, सेल सरफेस मार्कर्स की बेसिस पे, मतलब CD4 में हमने उनको डिवाइड किया और CD8 में डिवाइड किया। अब हमारे पास जो CD4 है और CD8 टाइप्स है उनको हम फर्दर डिस्क्राइब करेंगे। पहले क्या होता है कि जो लिम्फोसाइट होते हैं, जैसे ही इम्यूनिटी को उसको इम्यून फंक्शन करना होता है, वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है 3 बेसिक सेल्स में, साइटोटॉक्सिक, हेल्पर टी सेल एंड सप्रेसर टी सेल्स, एंड लास्ट वन इज द मेमोरी टी सेल्स। सही है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या होते हैं। साइटोटॉक्सिक वो टी सेल्स है, इनके नाम से आपको पता है, इनसे रिलीज होता है साइटोटॉक्सिन। ठीक है, साइटोटॉक्सिन क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है किसकी, जो हमारे पास सेल्स होते हैं, जो हमारे पास इन्फेक्टेड सेल्स हो जाते हैं, जो हमारे पास ख़राब सेल्स होते हैं, उनकी साइटोटॉक्सिन रिलीज करता है और उनको डिस्ट्रॉय करता है। इसके साथ साथ वो पोरफिरिन भी रिलीज करता है, जो पोरफिरिन उसमें होल कॉज करता है, और होल कॉज करने के बाद उसमें डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह डाल देते हैं ताकि फिर वो बर्स्ट हो जाए और अपनी जो नहीं है अपनी लाइफ ख़त्म कर चुके, जो सेल्स इन्फेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, फिर हमने क्या बात की, हेल्पर टी सेल्स। जब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, तो ये जो हेल्पर टी सेल्स है, ये हेल्पर टी सेल्स जो है और सेल्स को, और टी सेल्स को और बी सेल्स को, दोनों को रिक्रूट करते हैं, दोनों को बुलाते हैं कि आओ यहाँ पे एक्टिविटी करोगे। हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं, इसके नाम से पता है, हेल्प करते हैं किससे, एक्टिविटी को, साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी को। किस तरह करता है, बाय रिक्रूटिंग मोर सेल्स, मतलब क्या, और सेल्स को अट्रैक्ट करता है ऑन किस साइट पे, इन्फेक्शन साइट पे। ठीक है, ये सब हो गई हमारे पास। ठीक है, बात फिर सप्रेसर टी सेल्स की अगर हम बात करें, तो सप्रेसर टी सेल्स कौन से टी सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स जो हम लोगों के पास इम्यून फंक्शन जब खत्म हो जाता है, जब हमारे पास जो इन्फेक्शन जो होता है उस जगह से क्लियर हो जाता है, तो सप्रेसर टी सेल जो है क्या कहता है, मैसेज सेंड करता है किसको, बाकी सब सेल्स को, कि भाई अपनी जो इम्यूनिटी है, अपना जो वर्क वो कर रहे हैं, प्लीज़ वो इम्यून वर्क रोक दें। ठीक है, क्या होता है कि इनके से मैसेजेस सेंड किए जाते हैं उन सेल्स को जो फंक्शनल होते हैं, जो हमारे पास कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, इम्यून एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उनको बोलते हैं कि आप जो है अपना जो फंक्शन है उसको स्टॉप कर दें। ठीक है, फिर हमारे पास आगे मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स की अगर हम बात करें, तो मेमोरी टी सेल्स आर बेसिकली हमारे पास कौन से सेल्स होते हैं, वो हमारे पास जब
जब हमारे पास एंटीजन नहीं होता है, जब हमारे पास कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, ये तब आते हैं। ठीक है, ये पता है क्या करते हैं, जैसे ही हार्मफुल ऑर्गेनिज्म आता है तो ये अपने आप को वापस किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में। ये कब फॉर्म होते हैं, जब हमारे पास पहली एक्टिविटी हो जाती है। जब पहली एक्टिविटी हो जाती है तो हमारे पास मेमोरी टी सेल्स के पास जो नहीं है इम्यून एक मेमोरी आ जाती है, और जैसे ही हमारे पास जो कहते हैं कि बुरे सेल्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सेल्स इनके सामने आते हैं तो ये अपने आप को डिवाइड करके वापस साइटोटॉक्सिक टी सेल्स प्रोड्यूस कर लेता है और इम्यून एक्टिविटी का कॉज करता है। इस तरह जो नहीं है इसको बहुत जल्दी इमीडिएट इम्यून एक्टिविटी कॉज मेमोरी टी सेल्स की वजह से हम कहते हैं कि जब अगर हमारे पास स्मॉल पॉक्सेस वगैरह वापस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं या और कोई बीमारी आती है तो मेमोरी टी सेल्स जल्दी से इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करता है और हमें सिम्टम्स भी उसके नहीं पता चलते और वो अंदर ही अंदर उस ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देते हैं। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़ा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ी, फिर हमने क्या पढ़ा, इसकी टी लिम्फोसाइट्स पढ़े, सी लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन पढ़ी, उसके सेल टाइप्स पढ़े। ये हमारे पास बेसिकली सेल टाइप्स आ गया। ठीक है, और ये सब हमारे पास वापस मैं डिस्कस कर देती हूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। रोल ऑफ टी सेल्स पढ़े, रोल ऑफ टी सेल्स के साथ हम लोगों ने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ी, एंटीजन पढ़े, एंटीबॉडीज़ पढ़ी, ह्यूमरल एंटीमीडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ी, मोनोसाइट्स के रोल पढ़े कि मोनोसाइट्स का क्या रोल है। आज तक के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और ब्रीफ बी सेल्स का रोल डिस्कस करेंगे और एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।